हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इस टाइप का कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा एक्चुअली सीएस एग्जीक्यूटिव में रैंक 18 आया था। आई सिक्योर्ड 18 रैंक। ठीक है, और जैसे कि आपने थंबनेल में नोटिस किया होगा, ये मैंने 3 मंथ्स की प्रिपरेशन में लाया था। 3 मंथ्स में मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, आई थिंक 2.5 मंथ्स के अराउंड था, कुछ 2.5 से 3 मंथ्स के बीच में। तो सिर्फ इतने टाइम में मैंने रैंक 18 स्कोर कर लिया। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मेरा सीए इंटर का एग्जाम था नवंबर 17 में एंड जून 18 में मैंने दिया था सीएस एग्जीक्यूटिव। तो मेरे साथ क्या बेनिफिट था कि मैं ऑलरेडी सीए इंटर का एग्जाम क्लियर करके मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव में अपने आप को इनरोल किया था। ठीक है, तो सीएस इंटर का एग्जाम मैं ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर चुका था। तो इसलिए मेरे पास वो बेस तैयार था कि मतलब मेरे को बेसिक नॉलेज था हर चीज़ का। कुछ लोग बोलते हैं कि सीए इंटर एंड सीएस एग्जीक्यूटिव का काफ़ी सिलेबस मैच करता है, बट ऐसा आप नहीं बोल सकते। हाँ, मतलब 2-3 सब्जेक्ट हैं जो काफ़ी हद तक मैच करते हैं, बट सारे सब्जेक्ट मैच नहीं करते, आपको खुद से भी पढ़ना पड़ता है। बट फिर भी मेरा बेस यहाँ पे काफ़ी हद तक क्लियर था, तो मेरे को सीएस एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। ठीक है, और इसलिए मेरा इसलिए 2.5 से 3 मंथ्स के स्टडी के प्रिपरेशन में मेरा रैंक 18 मैंने सिक्योर कर लिया। तो जून 18 में मेरा सीएस एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट था, जून 18 में। ठीक है, तो अभी हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी तो आपका ओल्ड सिलेबस वर्सेज न्यू सिलेबस चल रहा होगा, बट अभी जो आपका न्यू सिलेबस है वो फर्स्ट अटैम्प्ट उसका है दिसंबर 2023 से सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सीएस प्रोफेशनल के लिए वो जून 24 है। तो सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट आपका न्यू सिलेबस के अंदर है दिसंबर 23। बट अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि मोस्टली बच्चे ओल्ड सिलेबस के अंदर ही एग्जाम दे रहे होंगे इस टाइम पे। ठीक है, तो जिसका लास्ट अटैम्प्ट है आपका जून 24 आपका लास्ट अटैम्प्ट है फॉर ओल्ड सिलेबस। तो अभी ओल्ड सिलेबस में आपके ये सब्जेक्ट्स दिए हैं। ये आपका मॉड्यूल 1 है, जैसे कि इसमें 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 एंड दिस वन इज मॉड्यूल 2। तो पहले हम इसका बात करते हैं। देखो, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट है जिसमें 100% एमसीक्यू है। 100% एमसीक्यू आप सोच सकते हैं, क्योंकि सीए इंटर में 2 से 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको 30% का एमसीक्यू मिलता है, बट यहाँ पे आपको 100% का एमसीक्यू दिया जा रहा है 3 पेपर्स में। वो पेपर कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका टैक्स लॉ, पेपर नंबर 4, देन आपका ये कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर नंबर 5। ये आपके 100 मार्क्स के पूरे एमसीक्यू हैं। देन आपका फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पेपर नंबर 8। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इन 3 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अगर आपने, मैं बोलूँगा कि आपको इनमें इन तीनों में कम से कम एग्जाम्शन स्कोर करना है। एग्जाम्शन से मेरा मतलब है, आपको पता ही है, एग्जाम्शन मतलब 60 मार्क्स आपको मिनिमम इन 3 में स्कोर करना है। मेरे को याद है, मेरा इन तीनों मैंने एग्जाम्शन स्कोर किया था और मेरा इसमें आए थे मेरे 88 मार्क्स। इसमें 88 आए थे। इसमें मेरे ये एक्चुअली इसकी जगह पे उस टाइम था लेबर लॉ, तो लेबर लॉ में मेरे 70 प्लस कुछ आए थे और टैक्स लॉ में मेरे 60 प्लस कुछ आए थे। तो मैंने तीनों में एग्जाम्शन स्कोर किया था। तो अगर आप ओल्ड सिलेबस के अंदर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये 3 सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आप एग्जाम्शन स्कोर कर सके। क्योंकि अगर आपने एग्जाम्शन स्कोर कर लिया तो देखो, आपको टोटल आपको चाहिए 400 मार्क्स। 400 मार्क्स ही आपका जो आपका पासिंग मार्क्स है। 400 में से अगर आपने इन 3 में 60 प्लस स्कोर कर लिया तो 180 आपका यहाँ स्कोर हो गया। ये आपको हो गया 3 सब्जेक्ट के अंदर। अब बाकी 5 सब्जेक्ट में आपको स्कोर करना है 220। तो मतलब आपको हर सब्जेक्ट में 40 to 45 मार्क्स बस स्कोर करने हैं पास होने के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने 3 सब्जेक्ट में ये एग्जाम से स्कोर कर लिया तो आपके लिए पास होना काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि ये इनमें 60 प्लस मार्क्स स्कोर करना काफ़ी मुश्किल है। ये आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने एमसीक्यू का प्रैक्टिस ढंग से किया हुआ है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप कोई सा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले जो रेगुलर बेस पे एमसीक्यू पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपकी ढंग से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो थ्योरी पेपर है उनमें आपको कैसे अप्रोच करना है, देखो, थ्योरी पेपर में जो बेसिकली जो लॉज वगैरह जैसे कंपनी लॉ वगैरह हो गया या फिर कोई दूसरे लॉ, ये सिक्योरिटी लॉ सब हो गया, तो इनमें आपको जब आप एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो आपको कीवर्ड्स एटलीस्ट लिखना पड़ता है। भले ही आप उनको खुद के जो भी आपका आंसर है आप उसको खुद के वर्ड्स में लिख सकते हैं, बट आपको कीवर्ड्स जो है वो मेंशन करने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं अच्छे।
तो कीवर्ड्स आपको जब आप स्टडी कर रहे हैं उस टाइम से आपको कीवर्ड्स ध्यान रखना है, क्योंकि आप लास्ट टाइम पे अगर सोचेंगे कि मैं लास्ट टाइम पे सारे कीवर्ड्स देख लूँगा तो वो पॉसिबल नहीं है, उतना आप एग्जाम टाइम पे रिटेन नहीं कर पाओगे। तो आपको कीवर्ड्स जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उस टाइम से आपको कीवर्ड ध्यान में रखना है कि मेरे को एग्जाम के अंदर जो उस मतलब कंसेप्ट का जो मेन पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो थ्योरी पेपर में आपको ऐसे अप्रोच करना है। बाकी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसमें बच्चे पूछते हैं कोचिंग का नीड है कि नहीं है। देखो मैंने सेल्फ स्टडी से किया था, मैंने एक सिंगल सब्जेक्ट का कोचिंग भी नहीं लिया, तो मेरा ये टोटली सेल्फ स्टडी था। बट मैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने ऑलरेडी सीए इंटर मैंने क्वालिफाई कर लिया था, तो मेरा जो कंसेप्ट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए मेरे को कोचिंग का नीड नहीं पड़ा। बट इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग का नीड है ही, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो आप खुद से भी करिए। अगर आपको लगता है कि मैं खुद से इतना कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा तो आप कोचिंग कुछ सब्जेक्ट की कोचिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड थिंग है आपका मॉड्यूल। देखो मैं बोलूँगा कि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, जैसा कि मैं सीए इंटर का मैंने भी डालता वीडियो, तो उसमें मैंने कहा था कि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही आपको फॉलो करना है। मैंने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही फॉलो किया था, इसके अलावा मैंने कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो नहीं किया। ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट यकीन मानिए कि अगर आप इससे पढ़ के गए तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आपको फॉलो करना है। अगर आप रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं तो एक बार वो मैच कर ले कि आपका कंसेप्ट कोई मिस नहीं हो रहा है, कंसेप्ट या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल को रेफर करें, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। आपको ये अगर आप कोचिंग ले रहे हैं या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये आपको कब तक करना है। अगर आप दिसंबर में आपका एग्जाम है, आपको बताइए कि आपका एग्जाम कब से 21 दिसंबर से स्टार्ट होगा। एक्चुअली ये होगा प्रोफेशनल का स्टार्ट होगा, तो आपका 22 से स्टार्ट होगा। 22 दिसंबर से आपका एग्जीक्यूटिव का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और आज हो गया आपका 23 जून। तो अभी आपके पास लगभग 6 मंथ का टाइम बचा हुआ है। 6 मंथ का टाइम आपके पास अभी बचा हुआ है। तो अभी तक आपने कोचिंग वगैरह स्टार्ट नहीं किया तो अब स्टार्ट कर दे। अब इससे ज़्यादा आप देर मत कीजिए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैंने 3 मंथ्स के अंदर CS एग्जीक्यूटिव क्लियर भी किया और उसमें रैंक भी लाया। तो अभी तो आपके पास 6 मंथ का टाइम है, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। बट आप इसको वेस्ट ना करें। अगर आपको कोचिंग लेना, अगर आपने कोचिंग स्टार्ट नहीं किया तो कोचिंग अभी आप स्टार्ट कर दें, या फिर अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर लें, ठीक है। और ये आपको जो 6 मंथ का टाइम है, इसमें देखो आप ट्राई करिए कि आप मैक्सिमम आप 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम आपका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाए। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आपका कोचिंग कंप्लीट हो जाए, या फिर अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो फर्स्ट रीडिंग आपका कंप्लीट हो जाए 2 मंथ बिफोर एग्जाम। मतलब आपको 2 मंथ्स देना है, 2 मंथ बिफोर एग्जाम आपको 2 मंथ देना है फॉर रिवीजन। मैं बोलता हूँ कि मिनिमम आपको 2-3 रिवीजन करने होते हैं। तो इसको आपको कैसे प्लान करना है, देखो फर्स्ट रिवीजन आप ट्राई कीजिए कि आप 4 डेज पर सब्जेक्ट दे रहे हैं। तो अभी इसमें आपका ये हो गया आपका 32 डेज। ये आपने मान लिया कि आपने फर्स्ट रिवीजन में इतना टाइम दे दिया था, सेकंड रिवीजन में आप दीजिए इसको 4 से आप कर दीजिए 50%, यानी 2 डेज पर सब्जेक्ट। ये कितना बनता है, 16 डेज बनेगा आपका। देन आपको पता ही है कि आपके CS के एग्जाम में सिंगल डे का भी गैप नहीं होता है, ये एग्जाम आपके कंटिन्यूस होते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक जो आपका सबसे लास्ट जो आपका रिवीजन होगा वो आप ट्राई कीजिए कि आप 8 डेज के अंदर सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करें। यानी आपका जो थर्ड डिवीजन होगा वो आपका होगा 1 डे पर सब्जेक्ट, क्योंकि आपको एग्जाम में आपको कैसा प्रेशर मिलेगा वो आपको उस टाइम पे फील करना है, तभी आपका प्रैक्टिस होगा। तो 1 सब्जेक्ट ये हो गया 8 डेज, तो ये आपको कितना बन रहा है 56 डेज, जो कि आपका ऑलमोस्ट होता है 2 मंथ्स, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 मंथ्स आपको एटलीस्ट रखना है फॉर रिवीजन। तो इससे पहले अगर आप कोचिंग लें तो कोचिंग कंप्लीट कर ले, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप फर्स्ट रीडिंग एटलीस्ट कंप्लीट कर ले, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स अगर मैं डिस्कस करूँ तो ये मैंने बता दिया आपको 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम। हाँ, एक कितने पॉइंट्स हो गए, थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट आपको बताइए कि एग्जाम में आपको सिंगल डे का भी गैप नहीं मिलता है, तो आपको उसमें मैक्सिमम 10 to 12 आवर्स आपको मिलता है फॉर रिवीजन ड्यूरिंग एग्जाम डेज, ठीक है। तो इसमें क्या आप कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर पाएंगे ड्यूरिंग एग्जाम डेज, वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप कंप्लीट सिलेबस को लेके बैठे इस 10-12 घंटे में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको स्टार्ट प्लानिंग नाउ। आपको अभी से प्लानिंग स्टार्ट करनी है। कैसे करनी है, देखो जैसे अभी आप फॉर एग्जाम्पल कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं,
ठीक है। उसके अंदर 3 पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, देन सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि जो काम की चीज़ है वो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, सेकंड पैराग्राफ ऐसे फालतू है, इसमें कुछ काम की चीज़ नहीं है। थर्ड पैराग्राफ में अगेन इसमें जो स्टार्टिंग के 2 लाइन्स है वो काम की है, उसके बाद जो 3-4 लाइन है वो फालतू है। तो जो काम की चीज़ नहीं है उसको आप सिंपली कट कर दीजिए कि जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको स्टडी करूंगा तो मेरे को वो कंसेप्ट बिल्कुल भी देखना नहीं है। तो आपने ये कट कर दिया, ये जो लास्ट की 3-4 लाइन है इसको आपने कट कर दिया। तो आपको सिलेबस देखो, आपका जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको कम चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। तो आपको यही फॉलो करना है। जब आप सेकंड टाइम पढ़ने बैठेंगे तो सेकंड टाइम सिमिलरली जो अभी जैसे आपने सेकंड में आपने पढ़ा ये एंड ये, तो अब आपको इनमें से कैसा लगता है कि इनमें से कुछ कंसेप्ट ऐसा है जो मेरे को याद हो गया, मेरे को इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, तो उसको भी आप सिंपली कट कर दीजिए कि जब मैं थर्ड टाइम पढ़ूंगा तो मेरे को ये देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको जो भी आपका सिलेबस है उसको आपको धीरे धीरे कम करना है, ताकि आप उसको आपको 10 से 12 घंटे में कवर करना है, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे रिड्यूस करना है कि मैं 10 to 12 आवर्स में इसको कंप्लीट कर पाऊँ। तो आपको जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको अपना सिलेबस कम करते जाना है। तो ये हो गया 4th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या है? जैसे मैंने बताया कि आपको एमसीक्यू, जो मैंने बताया कि आपका 3 सब्जेक्ट में अभी 100% एमसीक्यू है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं बोल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको 60+ इसमें स्कोर करना ही करना है। तो इसके लिए मैंने बताया कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जहाँ पे एमसीक्यू वगैरह पोस्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूट्यूब रिवीजन वीडियो। ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जिस टाइम पे आपको बुक से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आपको रिवीजन वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर अगर आपको कोई कंसेप्ट, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो अगेन आप यूट्यूब पे उसका क्लास देख सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये करना है आपको। पॉइंट नंबर 7 स्टडी मेट ये हो गया। हाँ, केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है आपको। देखो ये सारा मटेरियल जो भी मैं बोल रहा हूँ ये आपको इंस्टीट्यूट के साइट पे मिल जाएगा, वो मैं अभी आपको शो कर दूंगा। केस स्टडी का प्रैक्टिस करना है कि मेरे को एग्जाम के अंदर, क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, आपको हमेशा घुमा के केस के फॉर्म में एग्जाम में आता है। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है कि मेरे को एग्जाम के अंदर कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है। मेरे को पहले केस का प्रोविजन लिखना है, देन उसके बाद जो केस है उसको एक्सप्लेन करना है, देन फिर मेरे को उसका कंक्लूजन लिखना है। तो आपको कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है उसकी आपको प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको केस स्टडी का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, जब आपका 15 to 20 डेज बचेगा बिफोर एग्जाम, उस टाइम पे आपको क्या करना है? बिफोर एग्जाम उस टाइम आपको क्या करना है? आपको कुछ मॉक्स देने हैं, गिव सम मॉक्स, ताकि आपको पता चल पाए कि आप कहाँ पे उस टाइम पे स्टैंड कर रहे हैं। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। और अगर आपका मतलब एग्जाम से पहले अगर आप 1 मंथ भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बिफोर 1 मंथ बिफोर एग्जाम भी अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम आपको 15 से 20 दिन पहले आपको ये टेस्ट देना है, ताकि आप आपके पास मतलब सफिशिएंट टाइम रहे कि अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं भी आप स्कोर कर पा रहे तो आपका सभी 15-20 दिन का टाइम है, उसमें आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम आपको 15 से 20 डेज पहले आपको मॉक्स वगैरह देने हैं। तो ये मैंने बता दिया। या तो मॉक दीजिए या फिर जो इंस्टीट्यूट के 5 अटेम्प्ट के पेपर है उनको सॉल्व कीजिए, और जो इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है उससे मैच कीजिए आंसर को। 5 अटेम्प्ट पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपको इंस्टीट्यूट के साइट पे मिल जाएगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये हो गया। देन कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आपको रेगुलर जैसे पढ़ना है। 10th, अमेंडमेंट्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अमेंडमेंट्स छोड़ के जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि सिलेबस में कुछ अमेंडमेंट्स हुआ है और वो लोग उसको स्किप करके जाते हैं। तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इनमें से कभी कभी मतलब 15 से 20 नंबर का भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो 15 से 20 नंबर आपका मतलब अगर आप छोड़ के जाएंगे तो 15 से 20 नंबर का आपका सीधा सीधा लॉस है यहाँ पे। तो इसलिए आपको अमेंडमेंट्स हमेशा कवर करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में उसमें से पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो थ्योरी है उसमें आपको थ्योरी वाले में आपको कीवर्ड्स याद करने हैं, कीवर्ड्स याद करने जो आपको एग्जाम में लिखना है। अगर पॉसिबल आपके लिए तो आप कुछ सेक्शन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं उनको भी याद कीजिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम में सेक्शन लेके आएंगे तो उससे जो आपका एग्जाम चेक कर रहा है, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, उस पर एक बढ़िया इंप्रेशन जाता है कि बच्चे को सेक्शन वगैरह पता है, तो वो अच्छे मार्क्स भी आपको देगा। तो सेक्शन एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट वन है, इम्पोर्टेंट सेक्शन, उनको एटलीस्ट याद करने की कोशिश कीजिए और एग्जाम में उसको लिख के आइए, ठीक है। बाकी अगर आपको 5 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करना है उसके लिए आप
स्कैनर परचेस कर सकते हैं, परचेस स्कैनर। उसमें आपको पिछले कुछ अटैम्प्ट्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखो ये सब आपको कुछ मटेरियल जो आपको इंस्टीट्यूट के साइट में मिलेगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये हमारा इंस्टीट्यूट का साइट है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये एकेडमिक पोर्टल, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं। ये आपका सिलेबस 2017 जो आपका पुराना वाला सिलेबस है, इसमें देखो आपको सब कुछ स्टडी मैट, सप्लीमेंट्स, दिस वन इज सप्लीमेंट्स, ये आपका अमेंडमेंट्स है, ठीक है। सप्लीमेंट्स और अमेंडमेंट्स, तो ये आपको यहाँ से देख के जाना है जब भी आपका एग्जाम हो रहा है। तो फिर आपको यहाँ पे कुछ एमसीक्यू दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, देन यहाँ पे कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे केस स्टडी दिया हुआ है आपको सॉल्व करने के लिए। तो ये सब आपको यहाँ पे काफ़ी कंटेंट दिया है, तो ये सब आपको करके जाना है, ठीक है। और कुछ कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि आपको ये गाइडलाइन आंसर्स, ये आपके जो इंस्टीट्यूट का पास्ट पेपर है उसका इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर निकाला हुआ है। देखो दिसंबर 22 अटैम्प्ट का, देन जून 22 अटैम्प्ट का फॉर एजुकेटिव फॉर प्रोफेशनल। तो इसमें आपको कि मतलब इंस्टीट्यूट आपके आंसर से क्या एक्सपेक्ट करता है वो आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इंस्टीट्यूट आपके आंसर से क्या चाहता है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि मतलब आपको एग्जाम में वही चीज़ें लिख के आनी ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। और बाकी यही सब है। यहाँ पे देखो आपको केस डाइजेस्ट सीरीज दिया हुआ है, इसको भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ केस स्टडी दिए हुए हैं, तो आपको ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं केस स्टडी, ठीक है। ये था हमारा पुराना सिलेबस। अभी आपको न्यू सिलेबस जो कि अभी दिसंबर 23 का फर्स्ट अटैम्प्ट है फॉर एजुकेटिव, तो यहाँ भी कुछ चीज़ें आपको दी हुई है, जैसे स्टडी मेट दिया गया फॉर एजुकेटिव लेवल, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो अभी कुछ दिया नहीं है यहाँ पे साइड पे। और अगर मैं न्यू सिलेबस की बात करूँ थोड़ा सा, तो अभी आपको देखो यहाँ पे न्यू सिलेबस में क्या है, न्यू सिलेबस में आपका एमसीक्यू जो था 3 पेपर्स में 100 मार्क्स का, उसको कम कर दिया गया है। वो जो एमसीक्यू आपका जो आपका एमसीक्यू था वो आपका 100 मार्क्स का अब नहीं है, अब आपका सभी पेपर में 20 मार्क्स के एमसीक्यू हैं और जो रिमेनिंग के 80 मार्क्स हो गए वो आपको डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, मतलब उसमें आपको आंसर लिखने पड़ेंगे सिर्फ पेपर नंबर 4 को छोड़ के। पेपर नंबर 4 आपका कौन सा है? पेपर नंबर 4 इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पेपर नंबर 4 को छोड़ के आपको जो बाकी पेपर्स हैं उनमें आपको 20 मार्क्स का एमसीक्यू है और रिमेनिंग 80 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, बट आपका पेपर नंबर 4 इज टोटली डिस्क्रिप्टिव बेस्ड, ठीक है। और इसमें आपका क्या फायदा है, देखो यहाँ पे एमसीक्यू 20 मार्क्स का कर दिया, बट पेपर यहाँ पे आपके 7 हो गए हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे 1 पेपर आपको कम देना है, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है। बट मैं कहूँगा कि अभी जो पुराने सिलेबस में है उनको अभी न्यू में चेंज कराने का नीड नहीं है, क्योंकि अभी आपके वहाँ पे 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप 60+ स्कोर कर सकते हैं, तो अभी आप वहीं पे फोकस करिए। अभी आपके पास 2 अटैम्प्ट है, दिसंबर 23 एंड जून 24, तो इन 2 अटैम्प्ट में निकालने का ट्राई कीजिए, ठीक है। और ये पॉइंट से कुछ जो मेरे को डिस्कस करने थे, बाकी तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। हाँ, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।